नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य मेकर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएससी व अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जीएस का एक क्विज़ कराएंगे। तो चलिए आज का क्विज़ हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला पॉइंट है, पैगोंग त्सो झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। दूसरा ऑप्शन है, पैगोंग त्सो झील का बड़ा हिस्सा चीन की तुलना में भारत में स्थित है। आप अच्छे से इन दोनों ऑप्शन को रीड कर लीजिए और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। कई बार देखिए ऐसा होता है कि उसमें लिखा रहता है कौन सा सही नहीं है और हम जल्दी जल्दी में वो ऑप्शन लगा जाते हैं कि उसने हमसे ऐसा पूछा है कि कौन सा सही है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इस ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लिया कीजिए एग्ज़ाम में, कि वो आपसे सही पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि केवल पहला ऑप्शन ही ठीक है। इसमें चर्चा कर लेते हैं इस पर हम। पैगोंग त्सो झील केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि वो खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है, तो यहीं पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन ठीक आता है। दूसरा है, लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र में फैली पैगोंग झील का एक तिहाई हिस्सा भारत में है और 2/3 हिस्सा चीन में है, अतः कथन दो सही नहीं है। ठीक, क्योंकि ऑप्शन में था कि चीन की तुलना में भारत में ज़्यादा हिस्सा है। ठीक, तो ये गलत हो जाता है, चीन में इसका ज़्यादा हिस्सा आता है। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गलवान घाटी के बारे में। और गलवान घाटी जब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, जब से कुछ चीन के सिपाहियों ने घुसपैठ करके हमारे हिंदुस्तान आर्मी के भाइयों को मार दिया था, तब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है ये। चलिए इसके बारे में ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें भी यही है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है। चलिए, पहला है, गलवान घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है। दूसरा पॉइंट है, लद्दाख का पठार काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। और तीसरा पॉइंट है, काराकोरम श्रेणी पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा का निर्माण करती है। आप अच्छे से इन तीनों पॉइंट को पढ़ लीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी। ठीक, और बी था पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन है, गलवान घाटी सामान्यतः उस भूमि को संदर्भित करती है जो गलवान नदी के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक, गलवान नदी है जो उसके पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक, गलवान नदी का स्रोत चीन की ओर अक्साई चीन में मौजूद है और जो आगे चलकर भारत की श्योक नदी में मिलती है। ये भी याद रख लेना कि कौन सी नदी में मिलती है ये, तो ये भारत की श्योक नदी में मिलती है जो गलवान नदी है। ठीक, ध्यातव्य है कि ये घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है, जिसके कारण यह रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाता है। ठीक, काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाएगा कि कृष्णगिरी को किस नाम से जाना जाता है या काराकोरम श्रेणी को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रखना कि काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी नाम से भी जाना जाता है, जो ट्रांस हिमालयन पर्वतमाला की सबसे उत्तरी श्रेणी में स्थित है। यह अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा बनाती है। तीसरा पॉइंट गलत हो जाता है यहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं, यह पामीर से पूर्व की ओर लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह ऊंची चोटियों लगभग, जो कि इसकी दे रखी है ऊंचाई 5500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई, ठीक है, के साथ एक सीमा है। नेक्स्ट है, कुछ चोटियों समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। इस श्रेणी में
पृथ्वी की कई शीर्ष चोटियाँ स्थित हैं, जैसे K2 जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, लद्दाख पठार काराकोरम इस श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है, अतः ऑप्शन दूसरा भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5G के बारे में है, आपको बताना 5G के बारे में। पहला ऑप्शन है 5G नेटवर्क MM वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा। दूसरा है MM वेव स्पेक्ट्रम के उपयोग के परिणाम स्वरूप आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन हो सकता है। इसमें भी सेम कौन सा सही है या है। ठीक, आप इसके जो ऑप्शन है अच्छे से रीड कर लीजिए। इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों ही ऑप्शन ठीक है। 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है, जैसे कि पता है 5th जनरेशन 5G का नाम हो जाएगा। फर्स्ट जी, सेकेंड जी, 3G, 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G नेटवर्क MM वेब स्पेक्ट्रम में काम करेगा, मतलब कि पहला ऑप्शन ठीक है। MM वेव स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का एक विशेष खंड है जो 24 गीगाहर्ट्ज़ और 100 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस स्पेक्ट्रम में एक छोटी तरंग दैर्ध्य और एक अधिक गति एवं कम विलंबता प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। ये बदले में डेटा ट्रांसफ़र को कुशल और निर्बाध बनाता है, क्योंकि वर्तमान उपलब्ध नेटवर्क केवल कम आवृत्ति बैंडविड्थ पर भी बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 23.6 से 24 गीगाहर्ट्ज़ पर मौसम उपग्रहों के लिए उपयोग किए जाने वाले निष्क्रिय उपग्रह बैंड में आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन के कारण MM वेब विवाद का विषय रहा था। तो ये आप याद रख लेना, जो इसकी ये परास दे रखी है गीगाहर्ट्ज़ में, ये 23.6 से 24 तक, ठीक है, गीगाहर्ट्ज़ तक। और ये विवाद का विषय क्यों रहा था, तो आप ये भी याद रखिएगा किस कारण रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन आवश्यक बैंडविड्थ के ठीक बाहर आवृत्ति या आवृत्तियों पर उत्सर्जन है, जो मॉड्यूल प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होता है। नेक्स्ट, सूचना के संकेत संचरण को प्रभावित किए बिना आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन के स्तर को कम नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। नारी शक्ति पुरस्कार वर्ष 1999 में शुरू किया गया था और यह भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार केवल महिलाओं को ही दिया जाता है। आप इसके आराम से ऑप्शन रीड कर लीजिए अच्छे से, और इसमें भी वही सेम है कौन सा सही है या है, फिर आपको इनके आंसर देने हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक रह जाएगा। नारी शक्ति पुरस्कार को वर्ष 1999 में शुरू किया था। यह भारत में महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट ठीक है इसका। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार में 2 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि और व्यक्तियों एवं संस्थानों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व्यक्तियों, समूहों, गैर सरकारी संगठनों जैसे कि NGO, संस्थानों आदि के लिए इन राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की घोषणा करता है। कौन? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये आप याद रखिएगा कि जो नारी शक्ति पुरस्कार है इसकी घोषणा कौन सा मंत्रालय करता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। ठीक है, निम्नलिखित को पुरस्कारों का वितरण किया जाता है महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिका में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास हेतु, ग्रामीण महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल, कला, संस्कृति जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं को स्थायी रूप से बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, जीवन कौशल, महिलाओं के सम्मान आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य के लिए। ठीक, ये पॉइंट है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा।
यूपीएससी अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा क्षेत्र है या नहीं है, तो आप इन्हें अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। और जिसकी एलिजिबिलिटी दे रखी है वो क्या है, दिशा निर्देश के अनुसार कम से कम 25 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों तक का कार्य करने वाले संस्थान आवेदन पात्र हैं। मतलब कि इसमें यही नहीं है कि ये केवल नारी को ही मिलेगा, ये किसी भी संस्था को या किसी भी संबंधित क्षेत्र में कोई व्यक्ति हो उसे मिल जाएगा। अब उसकी जो एलिजिबिलिटी एज है 25 वर्ष की आयु, ठीक, या फिर कम से कम 5 वर्षों तक का कार्य करने का संस्थान का आवेदन कर सकता है, कोई भी संस्थान जिसने 5 वर्षों तक कार्य किया हो, ठीक, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन उल्का पिंड के बारे में है। पहला ऑप्शन है, जब उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दूसरा है, जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करता है और जमीन से टकराता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। उल्का पिंड के बारे में आपने कई बार सुना होगा और बहुत से लोगों ने तो देखा भी होगा शायद गिरते हुए आसमान में। आपको इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं आगे। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। उल्का पिंड और क्षुद्रग्रह के बीच अंतर, मतलब कि उल्का पिंड और क्षुद्रग्रह के बीच अंतर है जो डिफाइन किया गया है, उसे देखते हैं। उल्का पिंड और क्षुद्रग्रह के बीच अंतर और कुछ नहीं बल्कि वस्तुएं हैं, ठीक। क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में ऐसे पिंड हैं जिनका आकार धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रह तक होता है, जैसे कि अंतरिक्ष चट्टान, ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक। जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है, सॉरी उन्हें केवल उल्का कहा जाता है, ठीक है। अतः पहला गलत हो गया, मतलब कि जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसे केवल उल्का मेटेरॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश कर जमीन से टकराता है तो उसे उल्का पिंड कहा जाता है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक। यानी कि समझिए ज़्यादा अंतर नहीं है, बस केवल उन वस्तुओं में अंतर है, जैसे कि कुछ जो धूल के कण या चट्टानें होती हैं अंतरिक्ष में उनको हम क्षुद्र ग्रह कह देते हैं, ठीक। जब वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं तब उन्हें हम सिर्फ उल्का कहते हैं, और जब पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं तब उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। बस यही समझिए आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मुद्रा विनिमय समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में, ठीक। ऑप्शन आपके सामने है। इसके तहत दो देशों या संस्थाओं द्वारा आपस में निर्धारित नियमों या शर्तों पर मुद्राओं का विनिमय किया जाता है। दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार और विनिमय दर में स्थिरता लाना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर है सी, मतलब कि दोनों ही ऑप्शन इसके ठीक है। हाल ही में तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो उनकी सरकारें हैं उनके बीच संयुक्त रूप से लगभग $5 बिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते का सहमति हुई है, ठीक। केंद्रीय बैंक और सरकारें अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित होने तक अन्य देशों की सरकारों या उनके केंद्रीय बैंकों के साथ समय समय पर मुद्रा विनिमय समझौता करती रहती हैं, ठीक। मुद्रा विनिमय के तहत दो देशों या संस्थाओं के बीच पूर्व निर्धारित नियम और शर्तों के साथ मुद्रा के आदान प्रदान हेतु समझौता किया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मुद्रा विनिमय का प्रमुख उद्देश्य जो उसका मेन मोटिव है विदेशी मुद्रा बाजार और विनिमय दर में स्थिरता लाना है तथा अन्य वित्तीय जोखिम को कम करना है, मतलब कि स्थिरता लेके आइए ताकि जो विनिमय की जो जोखिम दर है उनको कम किया जा सके। क्वेश्चन है, कथक भारत के किस राज्य का शास्त्रीय संगीत है? ये आपके वनडे एग्जाम में या स्टेट पीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं।
इसका ऑप्शन है डी। हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 साल वर्ष की उम्र आयु में निधन हो गया। देखिए वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एनुअल एग्जाम में कि पंडित बिरजू महाराज किस प्रकार के या किस नृत्य कला से संबंधित थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कथक नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था और ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट है, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ कथा कहना है। ठीक है, महाभारत में भी कथक का वर्णन किया गया है। मध्यकाल में यह कृष्ण कथा और नृत्य से संबंधित था। इसे मुगल काल दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। ऑप्शन डी इसका ठीक रहेगा, मतलब कि उत्तर प्रदेश से, हाँ ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और पंडित बिरजू महाराज को आप अच्छे से देख लेना, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ प्राइज़ दिए हों तो उनको भी अच्छे से रीड कर लेना। आने वाली परीक्षाओं में ये पक्का पूछा जाएगा कि भाई बहुत बड़ा नाम है पंडित बिरजू महाराज जी अपने आप में। और ये लखनऊ घराने से थे, तो ये भी याद रखना किस घराने से संबंधित थे, तो लखनऊ घराने से संबंधित थे। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इलाहाबाद घराने से थे, लखनऊ घराने से थे, आगरा घराने से थे, तो ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। ठीक है, और किस नृत्य कला से संबंधित थे, तो ये भी याद रखेगा आप कि ये कथक नृत्य कला से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आबू धाबी में पेट्रोलियम टैंकरों में हुए विवादों की जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को प्राधिकृत किया गया है। ठीक, आबू धाबी में कुछ पेट्रोल में टैंकरों में विस्फोट हुए हैं, उनकी जांच की जो कमेटी बैठाई गई है, जांच की जो शक्ति दी गई है, वो किस संस्था को दी गई है, उसका नाम लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 विदेशों में भारतीय हितों से जुड़े आतंकी मामलों की जांच करने का अधिकार देता है। ठीक, कौन सा अधिनियम? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019, जो कि भारत से जुड़े आतंकी मामलों की जांच करने का अधिकार देता है। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। आप इसे रीड कीजिए और इसका आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब कि दोनों ही ऑप्शन ठीक रहेंगे इसके, दोनों ही ठीक है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण आबू धाबी में पेट्रोलियम टैंकरों में हुए विस्फोट की जांच कर रही है। इनमें 2 भारतीय नागरिक भी मारे गए। ऑप्शन ठीक, पहला ठीक है। ठीक है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कन्फर्म में जांच कर रहा है। ठीक है, वर्ष 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करके संसद द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया। ठीक, नेक्स्ट है, संशोधन के माध्यम से अभिकरण या एजेंसी को साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों के अलावा विदेशों में भारतीय हितों से जुड़े आतंकी मामलों की जांच का अधिकार दिया गया है। अतः दूसरा भी ठीक है, मतलब कि जो विदेशों में अगर कोई दिक्कत होती है भारतीयों को, तो उनके हितों से जुड़े जो आतंकी मामले हैं उनकी जांच करने के लिए अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जांच एजेंसी को। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आपके लिए क्विज था। आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। मिलते हैं सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।